मेरे साथ हैं टी सिंह देव, कांग्रेस के नेता हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं। सर, आज आपने एक वेबसाइट लॉन्च किया है, आवाज़ भारत की। एक ईमेल एड्रेस दिया है लोगों से जुड़ने के लिए, ताकि वो आएँ, सजेशंस दें आपकी जो मैनिफेस्टो कमेटी बनी है उसके अंदर। और कोशिश है, आप ये चाहते हैं कि पीपल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम बने, जिसके थ्रू एक पीपल्स मैनिफेस्टो, जिसको आप नाम दे रहे हैं, वो बने। कब तक इसको फाइनलाइज किया जाएगा, और क्या इसके अंदर आपके जो सहयोगी दल हैं उनसे भी कुछ समन्वय बनाया जाएगा, ताकि एक ऐसा मैनिफेस्टो दिया जाए जो कि ज़्यादातर लोगों तक उनको रेजोनेट करे, उनके एस्पिरेशंस को? स्वाभाविक है कि ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मैनिफेस्टो बनाने की प्रक्रिया में एक समिति का गठन किया गया है, तो वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मैनिफेस्टो के रूप में आएगा। क्या इंडिया अलायंस का कोई मैनिफेस्टो बनेगा, ये हमारे स्तर की बात नहीं है। ये पार्टी के उच्चतम स्तर पे और अन्य दलों के उच्चतम स्तर पे जो आदान प्रदान होगा विचारों का, उसके आधार पे ही हो सकता है, वरना हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात सुनते रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से भी इनपुट लिया जाएगा, जो पुरानी यात्रा निकली, अभी जो यात्रा निकली? निश्चित रूप से हमारे जो देश में विषय के विशेषज्ञ हैं उनसे इंटरेक्शन होगा, चाहे वो उद्योग के हों, चाहे वो पर्यावरण के हों, चाहे रोजगार के हों, चाहे कृषि के हों, चाहे शिक्षा के हों, चाहे स्वास्थ्य के हों, चाहे डिफेंस के हों, चाहे फॉरेन पॉलिसी के हों। इन सब से 1 to 1 हम करेंगे सीमित समय के अंदर। उसके अतिरिक्त पार्टी से हम फीडबैक लेंगे। पार्टी का संगठन है, CLP, हमारे लीडर्स हैं सभी राज्यों में, उनके माध्यम से ब्लॉक स्तर में कम से कम जाके वहाँ से फीडबैक आए और प्रदेशों से फिर हमारे पास आ सके, ये पहल होगी। सीधे लोगों से जुड़ के उनके साथ 1 to 1 आदान प्रदान, समूहों से, संगठनों से, लोगों से जो आके जुड़ सकेंगे। समिति के सदस्य जाएंगे राज्यों में और हर राज्य में कम से कम एक ऐसी बैठक होगी, तो जिनके लिए मैनिफेस्टो बनना है उनका भी विचारों का योगदान हम ले सकें, ये प्रयास रहेगा। और सीमित समय को देखते हुए और आज के युग में जब 100 करोड़ मोबाइल लोगों के हाथों में हैं, तो उस माध्यम से भी लोगों के विचार हम ले सकें, उसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है और ईमेल आईडी भी लॉन्च की है, ताकि अधिक से अधिक लाखों लोगों के सुझाव हमारे साथ आ सकें। हम लाखों लोगों तक शायद नहीं जा सकेंगे, समय को देखते हुए, परिस्थिति को देखते लोग हमारे तक नहीं आ सकेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या के अंदर। उस दिन जितने भी आपके अलायंस पार्टनर्स हैं, चाहे ममता बनर्जी हैं, उद्धव ठाकरे हैं, ये तमाम लोग मंदिर जाएंगे। आम आदमी पार्टी भी राम भजन, राम धुन करके कार्यक्रम कर रही है। बीजेपी का ये कहना है कि अब ये तमाम चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब पब्लिक आपकी आलोचना कर रही है और अंत में आपको राम के शरण में जाना पड़ा, राम के चरणों में जाना पड़ा। एक हम लोगों ने सुना कि देश आज़ाद 2014 में हुआ, अब हम सुन रहे हैं कि राम जी की प्रतिस्थापना अब हो रही है। युगों युगों से देश में जहां राम जी विराजमान रहे हैं, हमारे सबके मनस में रहे हैं, आप हम सबके बचपन से लेके आज तक राम जी हमारे में बसे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि अब उनकी प्रतिस्थापना हो रही, यानी ये हास्यास्पद भी है, दुखद भी है, भ्रमित करने वाला भी है और राजनीतिक लाभ लेने के प्रयास के अलावा कुछ नहीं है। तो इसमें मैं तो व्यक्तिगत तौर पे इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि हमारे यहाँ राम मंदिर स्थापित हैं, हमारे यहाँ राम जी स्थापित हैं, हमारे यहाँ कृष्ण जी स्थापित हैं, शिव जी हैं, शिवलिंग हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, शक्तिपीठ हैं, ना जाने कितने धार्मिक आस्थाओं के केंद्र हमारे देश को सुशोभित करते हैं। और ये कब से चल रहा है? राम जी को कुछ लोग कब से याद कर रहे हैं? जब से वो पार्लियामेंट में 2 सीटों में सिमट गए थे, तब से राम जी। उसके पहले गौ माता। राम जी कब लोगों के मानस में लाने का पहल चालू की जाती है? जब पार्लियामेंट में 2 सीट होती हैं, तो अडवाणी जी मुंबई से एक रथ यात्रा प्रारंभ करते हैं, 2 की 80 सीट होती है, आज 303 तक पहुंच गए। इसके अलावा वो कुछ नहीं है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, वो करें। देश के नागरिक हैं, उनकी अपनी आस्थाएं हैं, वो सदियों से चली आ रही हैं, सदियों तक स्थापित रहेंगी। उसमें हमको RSS या विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी के समय देने की, दिन देने की, कैसे क्या करना, कब सुबह उठ के किस दिशा में देखना, हमको उसकी आवश्यकता नहीं। आखिरी सवाल, गौतम अडानी ने एक MOU साइन किया है तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ में 12,400 करोड़ रुपए का। उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में भी हुए जब आपकी सरकार थी। बीजेपी और जो
सपोर्टर्स हैं उनको कहते हैं कि हाँ, एक तरफ आप क्रिटिसाइज़ करते हैं गौतम अडानी को लेकर और सेम उसी कंपनी से फिर पैसा लिया जाता है, कांग्रेस रूल स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये डुअल स्टैंडर्ड्स हैं आपके। आपत्ति किसी व्यक्ति या समूह से नहीं है, गौतम अदानी से या अदानी समूह से नहीं है। कोई जायज़ काम कर रहा है तो उसको कोई क्यों रोकेगा, कांग्रेस पार्टी क्यों रोकेगी? लेकिन सब कुछ अगर एक आदमी को देने की बात होगी तब वो आपत्तिजनक हो जाता है। अगर शासन, देश का शासन ऐसी तरह से काम करते हुए दिखे कि बंदरगाह कहाँ जा रहे हैं, एक ही कंपनी की तरफ, एयरपोर्ट्स कहाँ जा रहे हैं, एक ही कंपनी की तरफ, सड़कों का निर्माण कहाँ जा रहा है, एक ही कंपनी की तरफ, कोयला खदान की बातें हो रहे हैं कहाँ जा रही हैं, एक ही कंपनी की तरफ, और कंपनियां नहीं हैं। व्यवसाय हो, व्यापार हो, माइनिंग हो, मैन्युफैक्चर हो, इसको कौन रोकेगा? लिबरलाइजेशन की पॉलिसी देश में किसने प्रारंभ की? कांग्रेस की सरकार आई, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उस समय से लिबरलाइजेशन चालू हुआ। उसके पहले स्टेट ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी बड़ी इकाइयों की स्थापना की गई। प्रश्न किस बात का है? एक समूह के हाथों सब कुछ अगर जाता दिखता है तो उसकी आपत्ति है। अदानी हो, टाटा हो, अंबानी हो, XYZ और कोई हो, वो काम करते हैं तो आपत्ति किसको है? किसी को नहीं।